तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3। इसमें इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ लिए थे कि सबसे पहले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे करते हैं हम। तो इसके दो स्रोत होते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में जो हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे उल्काएँ होगी, ज्वालामुखी हो गया, और अप्रत्यक्ष स्रोत जिनसे हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि तापमान, दाब, घनत्व हो गया, भूकंप हो गया, है ना। और यहाँ पे हम भूकंप को डिटेल में पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ा कि भूकंप क्यों आता है सबसे पहले, फिर भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं, फिर पी तरंगे क्या होती है, एस तरंगे क्या होती है, बॉडी वेव्स क्या होती है। फिर हमने पढ़ा छाया क्षेत्र क्या होता है भूकंप का। और फिर हमने पढ़ा भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे भूकंप को मापता कौन सा यंत्र है। और चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा है। चलो आज हम भूकंप वाली चीज़ तो कंप्लीट करते हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कंप्लीट करते हैं। और कल से हर मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपके लिए वीडियो आ जाया करेगा, और डेली वीडियो आया करेगा, एक संडे को छोड़ के। तो जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो लगातार मतलब अब अपनी कंटिन्यूअस बने रहेंगे। और मैं मतलब कि वही जुलाई तक अपनी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में अपन जो सिलेबस है अपना स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर का, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लेके चलेंगे। जैसे समुद्र विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो अब मैं रोटेट कर लेती हूँ स्क्रीन को। सबसे पहले भूकंप की माप। तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता के मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है, जबकि भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 के बीच में होती है, और आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है, और इस गहनता का 1 से 12 तक इसके माप होते हैं। यह जो मापने वाला है ना, ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी आया था, और यह हमारे नेट में तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है ना। दो मापनी होती है भूकंप को मापने की, एक रिएक्टर स्केल और एक मर्केली स्केल। मतलब दो पैमानों के आधार पर नापते हैं। जो रिएक्टर स्केल है उसमें भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। देखो, भूकंपीय तीव्रता नापी जाती है। और मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था कि रिएक्टर भूकंप कैसे नापते हैं और अंतर क्या है दोनों पैमानों में, है ना। और किस स्केल में क्या नापते हैं, और कितने पैमानों के बीच में नापते हैं, ये मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था। तो भूकंपीय तीव्रता, भूकंप कितनी तीव्र गति से आया, यह और दो तरह से नापा जाता है। एक तो भूकंप कितनी तीव्र गति से आया, मतलब 5 रिएक्टर स्केल से आया कि 6 से आया कि 7 से आया। और दूसरा कि भूकंप में आघात कितना तीव्र हुआ, दो तरह से नापते हैं। तो सबसे पहले भूकंप की तीव्रता, मतलब भूकंप कितना जोर से आया भाई, इसके लहरों की जो गति थी वो कितनी तेज थी, है ना। उसको तो नापते हैं हम रिएक्टर स्केल में। आप सिंपल सा ये याद रखना, भूकंपीय तीव्रता का जो मापन है वो रिएक्टर स्केल में किया जाता है। मतलब कि भूकंप के दौरान ऊर्जा कितनी मुक्त हुई है और किस गति से मुक्त हुई है, वो हम किस में मापते हैं, रिएक्टर स्केल में मापते हैं, ठीक है। और रिएक्टर स्केल का जो पैमाना होता है वो 0 से 10 के बीच में होता है। मतलब 0, जैसे ये 0 पे भूकंप आया तो कम आया, फिर 1 2 3 4 5, जब 5 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगता है भूकंप तो घातक होता है। 6 तक आता है तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, और 6.5 को जब क्रॉस कर जाता है तो फिर खतरनाक ही हो जाता है, ठीक है। मतलब नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है। 6.5 के बाद में मकाने गिरने लगते हैं, और अगर उससे ऊपर होता गया तो और भी ज़्यादा डेंजरस होता गया, है ना। तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वो रिएक्टर स्केल में करते हैं, मापनी होती है 0 से 10। और जो दूसरा है आघात की तीव्रता और गहनता को, मतलब कि भूकंप की स्केल, मतलब भूकंप की तरंगे जितनी ज़ोर से आई हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा घर है और इसने घरों को कितना नुकसान पहुंचाया, आघात कितना हुआ, कितनी ज़ोर से आघात हुआ, पृथ्वी पे कितनी ज़ोर से कंपन हुआ, इसका जो मापन करते हैं वो मर्केली स्केल में करते हैं। मतलब आघात की तीव्रता का मापन हम किस में करते हैं, मर्केली स्केल में। और इस स्केल में इससे क्या मतलब हुआ, आघात नापेंगे तो झटकों से कितनी प्रत्यक्ष हानि हुई, हानि का मापन इसमें करते हैं। और इसकी गहनता 1 से 12 के बीच में, रिएक्टर स्केल 1 से 10 के बीच में, और जो मर्केली स्केल है 1 से 12 के बीच में। मर्केली स्केल नाम किससे पड़ा, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, इटली के मर्केली नामक वैज्ञानिक ने की थी। दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और एग्जाम में आने की बहुत संभावना होती है इनमें से, ठीक है।
अब भूकंप के प्रभाव नोट इम्पोर्टेंट, आप सब जानते हो वही भूकंप के प्रभाव हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और भूकंपीय आपदा होने वाले प्रकोप कौन कौन से हैं। भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, भूमि हिल जाती है, धरातल पे कुछ कुछ विसंगतियाँ, मतलब कहीं से ऊंची कहीं से नीची। भूस्खलन मतलब जो पहाड़ों पे मलबा होता है वो एकदम से सड़क के नीचे आ जाता है, जैसे कई बार चट्टानें नहीं गिर जाती हैं वो वाला। मृदा सर्वण मतलब जैसे पहाड़ों पे मिट्टी की मिट्टी, रेत की रेत, अगर उसमें वो हो गया, पानी से गीली हो गई और भूकंप आ गया तो वो ऐसे कैसे फिसल के नीचे आ जाएगी। धरातल का एक तरफ झुक जाना। हिमस्खलन मतलब बर्फ पिघल के नीचे आ जाती है, फिसल के, पिघल के नहीं फिसल के। धरातली विस्थापन मतलब धरातल विस्थापित हो जाता है, मतलब पहले कुछ और स्ट्रक्चर था और अब कुछ और स्ट्रक्चर हो जाता है। बांध के तटबंध टूटने से बाढ़ भी आ जाती है। कई बार जैसे कोई बांध बना हुआ है और यहाँ पे भूकंप आया, धरती हिल गई और पानी क्या हो गया, छलक जाता है, और छलक जाता है तो फिर उससे भयानक वाली बाढ़ भी कई बार आ जाती है। आग भी लग जाती है कई बार भूकंप आने से। और इमारतें टूटना, ध्वस्त होना, ये तो सब है ही। वस्तुओं का गिरना और सुनामी वगैरह। अगर समुद्र में भूकंप आ गया तो समुद्र में फिर लहरें जो हैं बहुत तेज़ गति से ऊपर उठती है और उनका पानी हमारी भूमि पे भी आ जाता है और यह सुनामी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से भूकंप के ये प्रभाव, ये नॉर्मली आप सबको पता है। यहाँ पे कुछ फोटोज़ दी गई है भूकंप के विनाश के। देखो, गाड़ियाँ खराब हो गई, चट्टानें गिर गई, बाढ़ आ गई, ये सब फोटो दी गई है। ठीक है, तो नीचे कुछ लिखा गया है। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जनधन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप अधिकेंद्र समुद्री अधोस्थल पे हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ये कह रहे हैं सुनामी क्या होती है। सुनामी होती है कि समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता है तो वह सुनामी कहलाती है। सुनामी खुद भूकंप नहीं है, सुनामी है कि यहाँ समुद्र है और समुद्र के अंदर कंपन हुआ और इस कंपन की वजह से समुद्र के जो तीव्र लहरें उठती है उसको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। और सुनामी अगर आ गई तो क्योंकि लहरें उठेंगी तो यहाँ पे मान लो कोई शहर बसा हुआ है, पानी समुद्र का छलक के किस में आ जाएगा, शहर में आ जाएगा। और समुद्र का पानी तो आपको पता है बेतहाशा होता है, वो बहुत चीज़ें ख़त्म करके समेट के ले जाता है अपने आप में, है ना। तो वही इसने बोला है कि भूकंपीय तरंगे होती है, मतलब अगर समुद्र में कंपन हुआ, पानी में कंपन हुआ तो उससे फिर क्या होगा कि उससे सुनामी उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तरंगे अगर आ गई समुद्र में तो लहरें उत्पन्न हो जाएंगी और उनसे ही सुनामी आती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, कुछ सेकंड तक ही कंपन आता है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता स्केल अगर 5 रिएक्टर से ज़्यादा हो गया ना समुद्र में, समुद्र वाला भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होता है। 5 रिएक्टर स्केल से ज़्यादा हो गया तो इसके परिणाम का क्या होते हैं, अधिक विनाशकारी होते हैं। कुछ सेकंड के लिए भी 5 रिएक्टर स्केल से थोड़ा सा भी ज़्यादा भूकंप आ गया अगर समुद्र में तो वह बहुत खतरनाक हो सकता है। अब है भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जनधन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन आगे करेंगे। ये कह रहा है कि वैसे तो विश्व के हर जगह किसी भी जगह भूकंप आ सकता है, लेकिन मोस्टली भूकंप वहाँ आते हैं जहाँ पे दो भ्रंशों, मतलब दो चट्टानों के बीच में भ्रंश बना हुआ, जगह बनी हुई है। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई भ्रंश होता है तो वो एक दूसरे से दूर खिसकने की कोशिश करती है चट्टानें, और जैसे ही नॉर्मली खिसक नहीं पाती हैं, लेकिन जिस दिन वो खिसक जाती है वहाँ से यहाँ से फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा से फिर तरंगें उत्पन्न होती है और वही भूकंप कहलाता है। फिर उन तरंगों की मतलब तीव्रता से भूमि में कंपन होता है। ठीक है, प्रायः देखा गया कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक आध बार ही आते हैं। हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। मतलब हल्की फुल्की चट्टानें तो खिसकती रहती है और हल्की फुल्की चट्टानें खिसकने से हल्की फुल्की एनर्जी निकलती रहती है, जिससे थोड़े मोड़े भूकंप तो हर मिनट आते रहते हैं विश्व का किसी न किसी भाग में। जब हम पढ़ रहे हैं 8 मिनट में भी 8-9-10 बार भूकंप आ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन जो 8 रिएक्टर स्केल से ज़्यादा के भूकंप हैं वो थोड़े कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा हानि होती है और वो तभी आएंगे जब मतलब थोड़ी ज़्यादा चट्टानें खिसकेंगी, ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी। ठीक है,
अब हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की संरचना। हम अब तक हमने भूकंप, ज्वालामुखी ये सब क्यों पढ़ा? हम कह रहे थे कि पृथ्वी की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भूकंप से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, पी तरंगों से, एस तरंगों से हमें पता चला कि यहाँ पे पृथ्वी शायद ठोस है, यहाँ पे पृथ्वी शायद तरल है, ठीक है, ये सब हमने देखा। अब इसने बोला था ना शुरुआत में कि भाई पृथ्वी की संरचना को भी 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर में आंतरिक जो भाग है, भूगर्भ है, उसको 3 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले भूपरपट्टी। भूपरपट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, या फिर इसने लिखा है द क्रस्ट, सबसे ऊपर वाले। देखो ये हमारे, ऐसे मान लो यहाँ पे तो हम रहते हैं और ये अंदर वाली पृथ्वी है। सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है भूपरपट्टी। फिर जो बीच वाला भाग कहलाता है, इसको तो बोलते हैं भूपरपट्टी या क्रस्ट। बीच वाला भाग कहलाता है मेंटल, और अंदर वाला भाग कहलाता है क्रोड, ठीक है। तो ये 3 भाग किए गए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पढ़ रहे हैं, भूपरपट्टी। यह ठोस पृथ्वी की सबसे गहरी भाग है, यह बहुत ही भंगुर भाग है, मतलब सबसे फर्टाइल चीज़ है, मतलब बहुत जल्दी टूटने वाली चीज़ है ना। और इसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों में भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक है। तो ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत, मतलब कि ये कह रहा है कि जो भूपरपट्टी है वो सबसे पहले तो हमारी सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पे हम रहते हैं, जो सबसे ऊपरी परत है ना, ये भूपरपट्टी है। सबसे पहले इसने कहा कि ये थोड़ी भंगुर होती है, मतलब जल्दी टूट जाती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग होती है, महाद्वीपों के नीचे अलग होती है, महासागरों के नीचे अलग होती है। मान लो यहाँ पे महाद्वीप है, महाद्वीपों के नीचे तो यह 30 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है, नीचे की तरफ चले, लेकिन महासागरों के नीचे ये मात्र पतली सी परत के रूप में होती है, मतलब मात्र 5 किलोमीटर मोटी होती है यह महासागरों के नीचे, है ना। तो आपको क्या पता चला कि भूपरपट्टी महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा मोटी होती है, 30 किलोमीटर तक होती है, जबकि महासागरों के नीचे यह 5 किलोमीटर लगभग होती है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मोटाई और भी अधिक है। अगर कहीं बड़ा ऊंचा पर्वत है ना, तो उसके नीचे भूपरपट्टी और भी ज़्यादा मोटी होगी। जैसे इसने लिखा है, हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपरपट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। जितना ऊंचा पर्वत है उसके नीचे भूपरपट्टी भी उतनी ही ज़्यादा फैली हुई है, मतलब 70 किलोमीटर मोटी है हिमालय पर्वत के नीचे भूपरपट्टी। भूपरपट्टी भारी चट्टानों की बनी हुई है तथा इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो चट्टानें कैसी बनी हुई है? भारी चट्टानों की बनी हुई है, और घनत्व कितना है इसका? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। महासागरों के नीचे भूपरपट्टी बेसाल्ट नामक चट्टानों से निर्मित है, जबकि महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। देखो इसने लिखा नहीं है। महाद्वीपों के नीचे जो भूपरपट्टी में चट्टानें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं ग्रेनाइट। कौन सी? ग्रेनाइट। और महासागरों के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं बेसाल्ट, ठीक है। और महाद्वीपों में इस परपट्टी का घनत्व जो पाया जाता है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और महासागरों में जो पाया जाता है वो है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो भूपरपट्टी के बारे में सबसे पहले भंगुर परत है, महासागरों के नीचे कम मोटी 5 किलोमीटर के लगभग, और महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा मोटी 30 किलोमीटर के लगभग। ऊंचे पर्वत होंगे उसके नीचे और ज़्यादा मोटी, जैसे कि हिमालय पर्वत के नीचे 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा मोटी पाई जाती है। और महासागरों में इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि महाद्वीपों में इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये देखो इसने थोड़ी सी फोटो भी दी है। ये सबसे पहले ऊपर वाली परत है ना, ये वाली, ये ही है अपनी भूपरपट्टी। आगे चलते हैं। मेंटल। अब हम बीच वाली परत की बात करेंगे। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है, और यह मोहो असंतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और ये सबसे उपला परत तो भूपरपट्टी, और फिर है मेंटल। तो भूपरपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली एक परत बनाई गई है, जिसे नाम दिया गया है मोहो अशांतत्य। ये जो है ना मोहो अशांतत्य, तो मोहो अशांतत्य किस किस को अलग करती है? भूपरपट्टी को और मेंटल को। तो यहाँ मोहो अशांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है। और आप क्या समझोगे? जो हमारी भूपरपट्टी है वो कितने किलोमीटर तक थी? वो 5 से लेकर 30 किलोमीटर तक, मतलब इसकी मोटाई अलग अलग है। और जैसे कहीं कहीं 70 किलोमीटर, तो यूँ मान लो लगभग 100 किलोमीटर तक तो वो है, मतलब 70 मान लो, मैक्सिमम 70 तो अपनी भूपरपट्टी है। और 70 से लेकर 2900 किलोमीटर तक कौन है? मेंटल है। और मेंटल और भूपरपट्टी या क्रस्ट को अलग करने वाली जो परत है उसे क्या कहते हैं? मोहो अशांतत्य तल। फेवरेट क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी वालों का। ये 2-3 तल आएंगे जिनके नाम पूछते हैं कि यह तल किसके बीच में पाया जाता है, यह किसके बीच में पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, तथा एस्थेनो शब्द
का अर्थ है दुर्बलता। जो मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है वह क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनो शब्द जो इंग्लिश का है उसका मतलब ही क्या होता है? दुर्बलता। क्या होता है? दुर्बलता। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है तथा ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। तो सबसे जो मेंटल का, देखो इसमें दे भी रखा है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है 100 किलोमीटर तक का भाग, ये देखो, ये क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और इसी एस्थेनोस्फीयर में जो हमेशा ज्वालामुखियों में लावा निकलता है ना, वह हमेशा इसी एस्थेनोस्फीयर में मतलब दुर्बलता मंडल में रहता है। यहीं से लावा निकलकर फिर पृथ्वी पर बाहर आता है। ठीक है, तो इसका विस्तार 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक यह पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपर्वतीय की चट्टानों से ज़्यादा, मतलब 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उनका कितना था? 3 और 2.5, और अब कितना है घनत्व? 3.4 ग्राम। भूपर्वतीय और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। अब हमसे कोई पूछे स्थल मंडल क्या होता है, तो स्थल मंडल में भूपृष्ठ तो आएगा, मतलब क्रस्ट तो आएगा, साथ ही दुर्बलता मंडल भी आ जाएगा। दुर्बलता मंडल वैसे भाग किसका है? मेंटल का। तो क्रस्ट और दुर्बलता मंडल मिलकर क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, सारे नाम नए नए लगेंगे। मैं जो बोल रही हूँ ना उनके नोट्स बना लेना, और फिर जब बार बार पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बार बार 1-2 बार लेक्चर को रिवाइज कर लेना तो भी याद हो जाएंगे। इसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, और जो दुर्बलता मंडल था वो कितना था? 100 से 400। लेकिन स्थल मंडल दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग और अपना क्रस्ट का ऊपरी भाग। ठीक है, क्रस्ट का जो क्रस्ट तो पूरा ही आ जाएगा, दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग। ठीक है, निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद में प्रारंभ होता है। यह ठोस अवस्था में है। तो हमने अब मेंटल के बारे में क्या पढ़ा? देखो इस चित्र से ही समझ लो। हमने मेंटल के बारे में पढ़ा कि जो क्रस्ट के बाद में जो परत है वो मेंटल है, और मेंटल यहाँ से शुरू होकर मतलब कि 10 किलोमीटर मान लो, या फिर आप 25 किलोमीटर मान लो, 50 मान लो, कहीं कहीं 70 तक भी है, वहाँ से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है वह क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का, वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। और दुर्बलता मंडल ही लावा का स्रोत होता है। अब इस दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग मतलब लगभग 100 किलोमीटर तक, और हमारा क्रस्ट, ये मिलाकर क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। अब जो नीचे वाला मेंटल है मतलब कि 400 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का, ये ठोस अवस्था में है। और ऊपरी मेंटल आपको पता ही है लावा निकलता है, लावा तरल होता है, तो मतलब वो लगभग अपना थोड़ा सा द्रव अवस्था में पिघला हुआ रहता है। ठीक है, अब लास्ट अपना है क्रोड, सबसे नीचे वाला जो है। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। तो क्रोड प्रारंभ कहाँ से होता है? जहाँ मेंटल खत्म होता है। और मेंटल कहाँ खत्म हो रहा है? 2900 किलोमीटर पे। क्रोड को भी हम 2 भागों में बांट देंगे, ऊपर वाला क्रोड बाह्य क्रोड, और अंदर वाला क्रोड नीचे वाला आंतरिक क्रोड। तो बाह्य क्रोड तो तरल अवस्था में है, और आंतरिक क्रोड कैसा है? ठोस अवस्था में है। मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब चट्टानों का घनत्व और भी ज़्यादा हो गया, कितना? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो केंद्र में, और केंद्र कहाँ तक है? 6300 किलोमीटर की गहराई तक, लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। केंद्र में जाते जाते घनत्व कितना हो जाता है? 13। ऊपर कितना है? 5। जिससे यह पता चलता है कि क्रोड मुख्यतः भारी पदार्थों निकल व लोहे, है ना, से बना हुआ है। मतलब निकल और फेरियम से बना हुआ है, तो शॉर्ट में इसे नीफे भी कहते हैं। निकल का Ni और लोहे का, फेरियम का Fe, है ना, तो शॉर्ट में नीफे परत भी कहते हैं। क्रोड के बारे में हमें क्या पता चला? चित्र से समझो। कहाँ गया? चित्र से समझो। 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर तक का, इस नीचे वाले पॉइंट को 6375 या 6300 किलोमीटर मान लो, ये भाग अपना क्रोड कहलाता है। क्रोड को हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रोड या फिर बाहरी क्रोड, और निचला क्रोड मतलब आंतरिक क्रोड। ऊपरी क्रोड तो द्रव अवस्था में है, और निचला क्रोड ठोस अवस्था में है। ठीक है, ऊपरी क्रोड का जो घनत्व है वह 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और निचला तक आते आते तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व हो जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि निचला जो क्रोड है वो बहुत ही भारी पदार्थों से बना हुआ है। और कौन कौन से पदार्थों से बना हुआ है? निकिल और फेरियम, निकिल और लोहे से बना हुआ है, जो कि बहुत ही ठोस और भारी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो और कुछ दिया हुआ है क्रोड के बारे में? हाँ, इतना ही है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप। देख लो हमारे कितने रह गए। और
बस ज्वालामुखी वाले स्थल रूप रह गए, जो मैं एक अगला वीडियो में आपको बिल्कुल मुंह पे याद करवा दूंगी। ये तो क्रियाकलाप है, ये हमको करना नहीं है, ठीक है। तो एक और लेक्चर और बना लेंगे इस चैप्टर का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो आज से हर सुबह आपको 6 बजे मिल जाया करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।